नमस्कार प्यारे बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे एसएसटी में इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछेंगे, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और आपको एग्जाम में से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मतलब चांस रहेगा क्वेश्चन लर्ने का। समझ गए? चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। हम आशा करते हैं कि आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे, चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किए होंगे। आप यूरोप में राष्ट्रवाद, आप कहानी पढ़े होंगे इसका। फ्रांस की क्रांति, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति और इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, उसमें कौन कौन लोग भाग लिए थे, ये सब आप पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े हैं तो ऑब्जेक्टिव देख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम में आपको परेशानी नहीं होगा। तो स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि सन 1870 में, 1860 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और पर्सा युद्ध किया था, वो युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है सेडोन, ऑप्शन नंबर सेकेंड बोल रहा है सेडोवा। सेडोन का भी युद्ध हुआ था, सेडोवा का भी युद्ध हुआ था, समझ रहे हैं? और ऑप्शन नंबर सेकेंड बोल रहा है साइडाइन और फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट युद्ध नहीं था, ये तो संधि हुआ था फ्रैंकफर्ट का। तो देखिए सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और पर्सा जब युद्ध किए थे ना, जब जर्मनी का एकीकरण इसी युद्ध के बाद कंप्लीट होता है और इसके इसी युद्ध के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हो जाती है बाबू। ठीक, 10 मई 1871 को, 10 मई 1871 को संधि हो जाता है। तो ये सेडोन का युद्ध था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सेडोन का जो युद्ध था ना, वो 1870 ईस्वी में फ्रांस चिढ़ करके पर्सा पे आक्रमण कर दिया और फ्रांस की बुरी तरह से हार हो गया था इस युद्ध में। ठीक है, तो उसके बाद फिर संधि होता है। तो ये संधि जब समाप्त होता है तो जर्मनी राष्ट्र उभर के सामने आता है विश्व के मानचित्र पे। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए सही उत्तर सेडोन है। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था उसे सेडोन का युद्ध बोलते हैं। ये ध्यान रखना आपको। एगो सेडोवा का भी युद्ध हुआ था 1866 में, वो हुआ था ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में, उसका भी कहानी बताएंगे। बड़ा मजेदार कहानी है यूरोप में राष्ट्रवाद का। तो वो जो हुआ था ना सेडोवा वाला, तो उसमें अलग कहानी है, वो क्यों हुआ था वो भी हम चर्चा कर ही लेंगे। चलिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस डिस्कशन देख लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसमें आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था उसे सेडोन का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं बाबू रे? सेडोन का युद्ध। ठीक है, 1870 में, ध्यान रखना, बैटल ऑफ सेडोन कहा जाता है। फ्रैंको पर्सिया मतलब फ्रांस और पर्सा युद्ध का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को बंदी बना लिया गया था। बताओ, नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन बोनापार्ट नहीं, नेपोलियन तृतीय को बंदी बना लिया गया था। इस पराजय के बाद फ्रांस में नेपोलियन III का शासन समाप्त हो गया और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग साफ हुआ। जर्मनी का एकीकरण हो गया, बताए ना, एक नया राष्ट्र के रूप में जर्मनी सामने आया था। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? अभी जस्ट बताया ना, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था? तो सेडोन का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। सेडोवा का युद्ध नहीं रही, सेडोवा का युद्ध दूसरा था, 1866 में हुआ था वो। तो इस सेडोन का युद्ध जो हुआ था ना 1870 में, इसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था फ्रैंकफर्ट के संधि से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, सेडोन का युद्ध। जर्मनी का एकीकरण हुआ था किस युद्ध के बाद? सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। सेडोन का युद्ध, जर्मनी का एकीकरण 1871 में फ्रांस और पर्सिया युद्ध, फ्रैंको पर्सियन लिखा हुआ, तो फ्रांस और पर्सा, फ्रांस और पर्सियन युद्ध की जीत के बाद हुआ। इस युद्ध का निर्णायक मोड़ सेडोन का युद्ध 1870, बताया 1870 में, फ्रैंकफर्ट का संधि 1871 में हुआ था। ठीक है, 1870 था। इसी विजय के बाद पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी साम्राज्य की स्थापना हुई और विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट, काइजर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। क्लियर है? चलिए, तो ध्यान रखिएगा, सेडोन का युद्ध। कौन सा युद्ध बाबूड़े? सेडोन का युद्ध। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज, आधा है यूरोप में वो, बड़ी अभी खचरा है वो। यूरोप का मरीज, देखो बताओ कौन, किस देश को बोलते हैं? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को? समझ गए होंगे, अगर जो आप मैप देखेंगे हैं तो थोड़ा सा पार्ट यूरोप में है, बाकी वो एशिया में पड़ जाता है। समझ गए ना, मध्य एशिया में। तो आप इसको बताइए कि कौन सा देश है जिसे हम यूरोप का, बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है पूछा हुआ है। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की, टर्की को कहा जाता है। पता है, टर्की पहले ऑटोमन साम्राज्य का, मतलब ऑटोमन साम्राज्य था, वो बिखर गया, टूट गया। ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, अभी भी साम्राज्य ही समझता है अपने आप को। तो अर्दोगन शायद अभी वहाँ के शासक हैं, शायद ध्यान नहीं आ रहा हमको। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है बाबू। ठीक, क्यों कहा जाता है तुर्की को? क्योंकि उसका राजनीतिक विघटन हो रहा था। ठीक है, और सभी देश, और भी बहुत कारण थे, इकोनॉमिक कारण था, राजनीतिक कारण था, तो इसीलिए इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका डिस्कशन। आंसर है तुर्की। यूरोप का मरीज, द सिक मैन ऑफ यूरोप उपाधि उस्मानी साम्राज्य मतलब ऑटोमन एम्पायर को दी गई थी। क्यों? 19वीं सदी में, 19वीं सदी कहने का मतलब अभी 21वीं सदी चल रहा है, तो 2025 है ना। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य कमजोर होता जा रहा था, आर्थिक स्थिति कमजोर था उसका, मतलब पैसा उसा आमदनी की दृष्टि से, और राजनीतिक अस्थिरता था, और यूरोपीय शक्तियों द्वारा हस्तक्षेप, जो यूरोपीय देश के राजा उजा थे ना, वो भी उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। ठीक, इसीलिए यूरोप में देश, इसे यूरोप का बीमार व्यक्ति मतलब यूरोप का मरीज इसे कहा जाता है। तुर्की को, किसको बाबू? टर्की को। ठीक है, तुर्की। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत के साथ संबंध हमेशा ठीक नहीं। पाकिस्तान का ये जो टर्की है ना, कहाँ गया? ये जो टर्की है, ये थोड़ा पाकिस्तान से ज़्यादा रिलेशन रखता है। वैसा ही झंडा है, रेड है इसका झंडा, तो भारत से थोड़ा सा संबंध इसका गड़बड़ चलता है, समझ गए, अर्दोगान के कारण। चलिए, तो इसका सही आंसर है तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए आप बताने का कोशिश करिए, हम तो आंसर दे ही रहे हैं। यंग यूरोप, दो बनाया था संस्था, ये एगो यंग इटली और एगो यंग यूरोप। तो नाम बताइए इसका। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था?
मैजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल और मुसोलिनी। मुसोलिनी तो होगा नहीं, इमैनुअल भी नहीं थे, गैरिबाल्डी भी नहीं थे, मैजनी थे। कौन थे बाबू रे? मैजनी, जोसेफ मैजनी। इन्हें यंग यूरोप का संस्थापक यही संस्थापना किए थे, और यंग इटली का भी किए थे। 1831 में यंग इटली, क्या बाबू रे? यंग इटली। और 1834 में यंग यूरोप, समझ गए? 1834 में यंग यूरोप और यंग इटली। ध्यान, पहले इटली के जोसेफ मैजनी यंग इटली के संस्थापक थे, और यंग यूरोप के भी यही थे। तो आपको याद रखना, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। मैजनी, यंग यूरोप के संगठन के बताए ना, 1834 में यंग यूरोप संगठन की स्थापना मैजनी ने 1834 में की थी। इस संगठन का उद्देश्य था यूरोप के देशों को राष्ट्रवाद के आधार पर जागरूक करना, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक शासन की स्थापना। स्वतंत्रता, ध्यान दो, यूरोप के देशों को राष्ट्रवाद के आधार पर जागरूक करना, स्वतंत्रता, पहले तो राजा का शासन में था, और लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, विदेशी शासन और साम्राज्यवाद का विरोध। साम्राज्यवाद मतलब अपना क्षेत्रफल फैलाना, बढ़ाना। विदेशी शासन मतलब दूसरे देश का हस्तक्षेप शासन, उसका विरोध। मैजनी को अक्सर आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक मैजनी को भी अक्सर कहा जाता है, ठीक है। तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे बाबू रे? और यंग इटली के भी मैजनी, दोनों ध्यान रखिएगा। यंग इटली और यंग यूरोप के संस्थापक मैजनी, और यंग इटली के भी संस्थापक मैजनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो अपना देश एक थे, मैसूर के। शेरे मैसूर इन्हीं को कहा जाता है, टीपू सुल्तान को, समझ गए? कर्नाटिक वार में इनको अंग्रेज मार दिए थे, चतुर्थ कर्नाटिक वार में, ठीक है। तो टीपू सुल्तान ठीक है, अच्छे शासक थे। अंग्रेज से इनका नहीं बनता था, और इनका भी कहानी निराला ही है। एक शेर बनवाए थे ये, समझ गए ना? अभी शेर वो इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ था, और शेर चलाने पे ना एक नीचे अंग्रेज लेटा हुआ था, तो अंग्रेज को वो दबाता था और अंग्रेज चीख निकलता था। इतना नफरत करते थे अंग्रेज से टीपू सुल्तान। तो ये कहाँ के शासक थे टीपू सुल्तान बाबू रे? मैसूर के। शिमला कश्मीर नहीं, इनमें से कोई नहीं, मैसूर के शासक। ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत के मैसूर राज्य, अभी जहाँ पे कर्नाटक राज्य है ना, उसी एरिया में मैसूर के प्रसिद्ध शासक थे। इन्हें शेरे मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ चार गो युद्ध लड़े थे। ये 4 मैसूर युद्धों में प्रमुख भूमिका निभाई, और 1799 में इनको अंग्रेज लास्ट कर्नाटिक वार में ने इनको मतलब मार दिया था, समझ गया ना? तो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, बस इतना ध्यान रखिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, गैरिबाल्डी बहुत ही गजब व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं ये। सब कुछ था इनके पास, फिर भी उसको छोड़ के या एकदम सादा जीवन, किसान की तरह जीवन बिताने के लिए चल गए, समझ गए ना? इटली के एकीकरण में अच्छा योगदान दिए थे ये। सेना और अपने स्वयंसेवक संघ के साथ चढ़ाई कर दिए थे दक्षिण तरफ से इटली पर, समझ गए ना? तो ये इनका क्या पेशा था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, पूछा हुआ, देखो 14 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिपाही थे, किसान था, जमींदार था, या नाविक थे? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक, नाव चलाने वाला जो होता है ना, नाव का कप्तान, ये नाविक थे। पेशे से क्या थे बाबू रे? नाविक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पेशे से ये नाविक थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक। पेशे से नाविक थे, ध्यान रखिएगा आप इसको। देखिए
जूसेपे गैरिबाल्डी युवावस्था में नाविक था। क्या था ये? सेलर, नाविक। बाद में वह इटली के राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुआ और इटली का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी सेना को रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे इटली के एकीकरण में ये गैरिबाल्डी। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। गजब व्यक्तित्व था इनका, समझ गए। जब इटली राज्य बन गया ना, मतलब सभी राज्य मिला लिया गया, तो इनको सम्राट की ओर से बोला गया कि आप भी ले लो, आप किसी एरिया का बन जाओ। तो बोले नहीं, आप ही महाराज रहो, आप ही राजा रहो, हम जाते अपना साधारण जीवन जिएंगे। बताओ, सब कुछ छोड़ दिए। तो गैरिबाल्डी क्या थे बाबू रे? दम ध्यान रखना, दम बढ़िया क्वेश्चन है। गैरिबाल्डी क्या थे? नाविक। गैरिबाल्डी क्या थे? नाविक। अगला क्वेश्चन,